चलो अभी स्टार्ट करना है सेकंड केस। सेकंड केस पे सेलिंग के पास परचेजिंग का शेयर्स। ठीक है। तो अभी सिचुएशन ऐसे रहेगा कि परचेजिंग का बैलेंस शीट दिया है। उस पे सपोज इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 1 लाख रुपीज दिया है। सेलिंग कंपनी का बैलेंस शीट है और उसके इन्वेस्टमेंट में सपोज फॉर एग्जांपल इसका 10,000 शेयर हुआ ना, तो सपोज 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, सपोज 25,000 दिया। ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाले केस पे क्या कर रहे थे कि प्रपोस्टेड होल्डिंग वगैरह माइनस हो रहा था पीसी के टाइम पे। अब यहाँ पे तुम लोग को इफेक्ट क्या आएगा जब इस सेलिंग के पास ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी ऑपोजिट केस। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जब भी अपन एनए लेंगे तो एनए में बाकी का हर असेट लायबिलिटी लेना है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट लेना लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट इंटर कंपनी कभी भी रहेगा, वो दोनों को कोई भी केस पे इंक्लूड नहीं करना। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी का असेट्स एंड लायबिलिटीज रेगुलर वे से यहाँ पे इंक्लूड कर लो। सेकेंड इज पीसी। अब पीसी में जो पहला लाइन है वो सेम रहेगा। पहला आप लोग को फाइंड करना नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। ठीक है। अब ये अगेन या तो एक्सचेंज रेशियो गिवन रहेगा, या तो एनए इक्वल टू पीसी रहेगा, या तो आईवी मेथड रहेगा। ठीक है। तो तुम लोग को पहला लाइन फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड। अब वहां पे फर्स्ट केस में हम लोग माइनस कर रहे थे प्रोपोर्शनेट होल्डिंग। जैसे यहाँ पे 2,000 शेयर है आउट ऑफ 10,000, यानी कि 20% माइनस कर रहे थे। अब यहाँ पे परसेंटेज माइनस नहीं करना है। शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, जितना शेयर्स ऑलरेडी सेलिंग के पास है वो फ्लैट माइनस कर देना। यानी कि 2,000 शेयर इसके पास है, तो डायरेक्टली दोनों 2,000 यहाँ पे माइनस कर दोगे, प्रोपोर्शनेट माइनस नहीं करना। ठीक है। तो अगर सपोज ये फॉर एग्जाम्पल 15,000 आया, तो उसमें से 2,000 माइनस करेंगे, 13,000 अपन इश्यू करेंगे और इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 30। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड माइनस किया तो क्या सेलिंग कंपनी को लॉस होगा, क्या परचेसिंग कंपनी को गेन या लॉस होगा। ठीक है। तो आइडियली नहीं होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनए में एक असेट को टेक ओवर नहीं कर रहा है। बराबर। तो वो असेट टेक ओवर नहीं किया, यानी कि उसने अगर एनए कम लिया तो सबने पीसी भी कम लेगा ना वो। तो उसे क्या बोला कि ये असेट हम लोग लेके जाएंगे, बाद में हम लोग वापस पीसी ज्यादा पे करेंगे तो वही आपको वापस मिलेगा। तो हमने क्या बोला, लेन देन से अच्छा है कि वो तुम्हारे पास ही रख लो, जो बाकी का पीसी है वो हम लोग दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए अपन डायरेक्टली फ्लैट 2,000 शेयर माइनस करें। और जब भी अपन सम सॉल्व करेंगे तभी अपन देखेंगे कि उसका इफेक्ट एक्चुअली गेन या लॉस पे, किसी भी कंपनी के गेन या लॉस पे आ रहा है। ठीक है। तो आइडियली नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये दोनों को मिल जाएगा पीसी। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट होल्डिंग था, अभी शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड है। ठीक है। केस वन में एनए नॉर्मल था, यहाँ पे एनए में सिर्फ एक चीज याद करना है कि इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं कर। समझ में आया। ठीक है। अभी तीसरा पार्ट डिफरेंस। डिफरेंस में केस वन में हम लोग ले रहे थे एनए माइनस पीसी माइनस फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, परचेजिंग में था। अब ये कंपनी ही बंद हो गया तो इन्वेस्टमेंट वर्थलेस हुआ, तो हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ता था। ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अपन परचेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएपी से डिफरेंस बनाते हैं। तो अगर परचेजिंग में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो राइट ऑफ करने का सवाल ही नहीं आता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी है वो बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बंद हो रहा है वो सेलिंग कंपनी बंद हो रहा है। इन्वेस्टमेंट परचेजिंग का शेयर है, परचेजिंग का कंपनी तो ऑनगोइंग है ना। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यूलेस होगा भी नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर चेंज हो जाएगा। पहले जो 2,000 शेयर है उसका शेयर होल्डर सेलिंग कंपनी है, अब उसके जगह पे सेलिंग कंपनी के इक्विटी होल्डर्स वो ये 2,000 शेयर के शेयर होल्डर्स बन जाए। क्योंकि ये क्या करेगा, एट द एंड ये अपने शेयर होल्डर को ही दे देगा ना, कंपनी को बंद कर रहे। तो ये जो शेयर्स है 2,000 शेयर, वो अपने फिफ्थ स्टेप में, ठीक है, इक्विटी होल्डर लेके जाएगा और वो इक्विटी होल्डर इसके अभी शेयर होल्डर बन जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूलेस नहीं है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा कि अगर इन्वेस्टमेंट परचेसिंग में रहता तो राइट ऑफ करना पड़ता, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेलिंग में है।
तो परचेसिंग के बुक में कुछ भी राइट ऑफ वगैरह नहीं करना है, यानी कि ये नो नो चेंज अपन लिखा तो भी चलेगा। एनए माइनस पीसी आइदर गुडविल या कैपिटल जो अपने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह माइनस नहीं करना है। और क्योंकि इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं कर रहे तो उसको रीवैल्यू भी नहीं करना है। अपन पहले फेयर वैल्यू पे लेके आ रहे थे ना, ठीक है, फेयर वैल्यू पे लेके आने के बाद में राइट ऑफ कर रहे थे। अभी राइट ऑफ करना ही नहीं है तो फेयर वैल्यू पे लाने का सवाल ही नहीं आता है। और सेलिंग कंपनी तो एनीवे बंद हो रहा है, तो वो क्यों रीवैल्यू करेगा? पॉइंट समझा? ठीक है। तो ये पहले 3 पॉइंट अपने कवर हो गए। तो एनए में इंटरकंपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करना है। पीसी में शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड माइनस करना है, इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनेट होल्डिंग डायरेक्टली शेयर्स को माइनस कर देने का। पीसी नॉर्मल वैसे है, इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ नहीं करना है। अभी सेलिंग कंपनी के बुक में क्या क्या चेंज होगा? स्टेप नंबर 1, जब भी तुम लोग ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू फॉलो करोगे तो जो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी में ओपनिंग बैलेंस करके आ जाए। हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं ना, इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी, और ये क्या है? इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी है, ठीक है। तो यही सेम 25,000 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर में 2,000, अमाउंट पे 25,000। आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जब ये पर स्टेप नंबर 2 में आएंगे, पीसी रिसीवेबल, पीसी रिसीव। तो पीसी रिसीवेबल में जो अपना नेट पीसी है वो अपन रिसीव करेंगे, यानी कि 13,000। तो ये 13,000, सपोज इश्यू प्राइस फॉर एग्जांपल 20 रुपया है, तो 260 हो जाएगा। ये अपन पीसी रिसीव करेंगे। और जब ये फिफ्थ स्टेप आएगा, ठीक है, तभी ये पीसी अपन इक्विटी वालों को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पे टोटल 15,000 अपन ट्रांसफर करेंगे, और उसका टोटल वैल्यू कितना? तो 2,60,000 प्लस 25, ठीक है। ये दोनों मिला के टोटल जो अमाउंट आएगा 285, ये अपन इक्विटी वालों को ट्रांसफर कर दें। हाँ समझ में? तो याद करके तुम लोग को ये अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। और मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? जहाँ पे जर्नल पूछा रहेगा। तो जर्नल में ओपनिंग का एंट्री अपन लिखते नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग का, ठीक है। तो तुम लोग जब ये फिफ्थ स्टेप में आओगे तो याद करके इसको भी ऐड करके ट्रांसफर करना है, वरना इक्विटी शोल्डर अकाउंट टैली होगा ही नहीं। समझा? उस पर एग्जैक्टली ये 25,000 का डिफरेंस है, और ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जा रहा है, उतना ध्यान में रख। तो बाकी का सेट रियलाइजेशन में जाएगा, ये जो इन्वेस्टमेंट है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो ये हो गया एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी। अब लास्ट पार्ट, एंट्रीज इन परचेसिंग कंपनी। अब परचेसिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो उससे जितना एनए टेक ओवर किया उसके सामने उसने वो उसी का ही पीसी पे किया, और गुडविल या कैपिटल जो उसको मिला। तो इसके बुक में जैसे रेगुलर एंट्रीज लिख रहे हैं वैसे लिखना है। इन्वेस्टमेंट इसके बुक में नहीं है तो फेयर वैल्यू पे लेके आने का भी सवाल नहीं आता। तो जो फर्स्ट केस पे अपन एंट्री लिख रहे थे फेयर वैल्यू पे लेके आने के लिए पीएनएल यूज कर रहे थे, वो अभी यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली फर्स्ट एंट्री अपना असेट टू लाइबिलिटी टू पीसी, और डिफरेंस आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, तो वहां से डायरेक्ट सम स्टार्ट होगा। वो भी सब कुछ रेगुलर, इस पे कुछ बोलते ना कि अनयूजुअल पार्ट नहीं। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। सेलिंग के पास परचेजिंग का शेयर रहेगा तभी क्या करना है। अब अगर आईवी वाला मेथड रहेगा, ठीक है, तो तुम लोग को दोनों का आईवी फाइंड करना पड़ेगा, परचेजिंग, सेलिंग। तो इससे पहले किसको क्लोज करोगे? सेलिंग को नहीं कर पाओगे। क्यों? सेलिंग के उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा ना। तो इसके लिए पहले तुम लोग को परचेजिंग को क्लोज करना पड़ेगा, परचेजिंग का आईवी मिलेगा, और वो आईवी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बनेगा। तो बाद में तुम लोग को सेलिंग का आईवी मिलेगा। क्लियर? चलो, तो यहां तक का लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। The following are the extract of balance sheet of two companies, B Limited and D Limited, on 31st March 2018.
लाइबिलिटी में है इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर्स ऑफ 10 ईच, रिजर्व क्रेडिटर्स, तो सिर्फ क्रेडिटर्स टेक ओवर होगा। असेट में है सेंट्री असेट और 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। ठीक है, तो सेंट्री असेट में बाकी के हर फिक्स्ड असेट और करंट असेट दोनों आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना ऐसे सब में अपने को बैलेंस शीट बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अपना पूरा ब्रेकअप है ना नॉन करंट करंट वगैरह, तो कहाँ लिखे। ठीक है, तो सेंट्री यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो एक ही जगह पे लिखा तो लॉजिकल नहीं है, लेकिन इस पे कोई वे नहीं है, जैसे दिया है वैसे अपने को बनाना पड़ेगा। तो 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड ये डी के कॉलम में दिया है। ठीक है, अब नीचे क्या बोला है कि बी लिमिटेड वॉज टू एब्जॉर्ब डी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, आईवी वाला मेथड है। द परचेज कंसिडरेशन वॉज टू बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ fully paid shares. Sum of 20,000 is owed by B Limited to D Limited. Also included in stock of B Limited, rupees 30,000 goods supplied by D Limited at cost plus 20%. Stock reserve. Give journal entries in the books of both the companies and prepare the balance sheet after absorption. अभी B was to absorb D, यानी कि B purchasing है, D selling है। इन्वेस्टमेंट डी के पास है, यानी कि अपना केस नंबर 2 एप्लीकेबल हो गया कि सेलिंग है शेयर्स ऑफ परचेजिंग। ठीक है, ये 20,000 का ओड बाय बी टू डी, ओड यानी क्या, पेएबल है। ठीक है, तो बी के लिए क्रेडिटर है और डी के लिए डेटर है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके लिए डेटर है किसके लिए क्रेडिटर है। अपन हर असेट लाइबिलिटी पहले टेक ओवर करेंगे, परचेजर की बुक में लेके आएंगे और बाद में लाइबिलिटी टू असेट करके उसको क्रॉस कैंसिल करें। ठीक है, तो ये इंटर कंपनी डेटा क्रेडिटर का केस हो गया, और उसके अलावा 30,000 का गुड्स है सप्लाइड बाय डी एट कॉस्ट प्लस 20%। अब यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बी ने डी को बेचा था या डी ने बी को बेचा था, अभी अपना अपना दोनों कंपनी एक ही हो गया है, तो ये अपने को स्टॉक रिजर्व यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व का भी इम्पैक्ट एनएपीसी डिफरेंस पे नहीं रहता, डायरेक्ट परचेजर की बुक में एंट्री एक पास कर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सम है। ये केस में ये वैरायटी में ज्यादा सब एक्चुअली एग्जाम में आता नहीं है, इसके लिए इसका जो रेगुलर सम है विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू वाला वो अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली एक ही सम अपने को सॉल्व करना है जो है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट, नेट एसेट। और किसी भी कंपनी का दोनों को फेयर वैल्यू दिया नहीं है, तो बुक वैल्यू वही फेयर वैल्यू कंसिडर होगा। तो बी लिमिटेड डी लिमिटेड, फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स सन्ड्री असेट्स 7,50,000 3,50,000। पहला अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा कि एनएफ और अमालगमेशन निकालो, बाद में उसमें जो प्लस माइनस करना है इंटर कंपनी का वो प्लस माइनस करके एनएफ और आएगी। ठीक है, तो अमालगमेशन में हम लोग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं करते, तो वो डी के बैलेंस शीट में दिया हुआ है और वो अपने को टेक ओवर नहीं करना है, तो उसको अब भी नहीं लिखेंगे। एनएफ और अमालगमेशन फाइंड करने के बाद में नीचे अलग से ऐड करें। ठीक है, तो असेट में ये एक ही है, लेस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स,
1,50,000 और 95। NA for amalgamation 255। अब इसमें ऐड करो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। इसके पास 10,000 शेयर्स है, इनटू उसका जो प्राइस है वो अपन IV ले। ठीक है, अब इसमें पहले कौन सा कंपनी को क्लोज करेंगे? बी। ठीक है, तो पर NA फॉर IV, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये 6 लाख का 6 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वैसे प्रेफरेंस शेयर माइनस करना रहता है, अभी प्रेफरेंस शेयर दिया नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, और दूसरे का चल। अब ये जो 12 रुपीज अपने को मिला, ये अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है, अभी 375 डिवाइड बाय 30, तो हमने पहले ये फाइंड किया, दूसरा ये फाइंड किया, और तीसरा ये फाइंड किया। डन। चलो, अभी सेकेंड स्टेप PC। IV वाला मेथड है, तो पहले नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? IV ऑफ सेलिंग डिवाइड बाय IV ऑफ परचेजिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर ऑफ सेल। तो पहला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड, IV ऑफ D लिमिटेड डिवाइड बाय IV ऑफ B लिमिटेड into number of equity share of D limited। IV of D 12.5, IV of B 12, number of share 30,000। वापस लॉजिक वही रहेगा, अपने को 375 देना है। ठीक है, ये 12.5 इंटू 30 वो हो जाएगा 375, और वो 12 रुपए के शेयर से दे रहे हैं, तो डिवाइड बाय 12, तो दोनों को मिल जाएगा 31,250 शेयर्स। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो प्रोपोर्शनेट होल्डिंग या शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड। शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, फर्स्ट केस पे प्रोपोर्शनेट होल्डिंग था। ठीक है, तो शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय डी लिमिटेड। डी के पास ऑलरेडी 10,000 शेयर्स है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में
तो वो 10,000 शेयर्स फ्लैट माइनस कर दो, तो दोनों को मिलेगा नेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड 21,250 इंटू इश्यू प्राइस। बताओ क्या आएगा? 12। किसका है भी? परचेजिंग का है भी। अभी सब याद रहना स्टार्ट हो गया तुम। पीसी 2,55,000। अब क्रॉस चेक करो, इसने एने कितना टेक ओवर किया? तो जितना इन्हें टेक ओवर किया उतना ही पीछे दिया। ना परचेजर को लॉस हुआ ना सेलर को लॉस हुआ, उसने जितने का असेट दिया उतना ही उसको पीछे मिला, और ये तो उसके पास ही पहले से था, वो दिया ही नहीं था, तो उसके लिए पीछे कहाँ से एक्सपेक्ट करेगा? समझ में आया? तो ना परचेजर को लॉस होता है ना सेलर को लॉस होता है, ये प्रॉपरली काम करता है। शेयर्स ऑलरेडी है, डायरेक्टली माइनस कर दिया, दोनों का न्यूट्रल पोजीशन आ जाए। समझा? अभी लास्ट पार्ट डिफरेंस। एनए, बताओ एनए क्या लूं मैं? यानी कौन सा? 255, ठीक है ये। तो एनए 255 माइनस पीसी 255, डिफरेंस जीरो। तो ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व। क्लियर? अब सब में क्या पूछा है? दोनों का एड्रेस पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछा है। सेलर का एक काम करते हैं, अपन लेजर बनाते हैं, क्योंकि जर्नल तुम लोग इजीली मैनेज करोगे। लेजर में कैसे वो ओपनिंग बैलेंस वगैरह लिखना है और उसको ट्रांसफर करना है, ये सब तुम लोग को क्लिक होना चाहिए। इसके लिए लेजर बनाते हैं, ठीक है? रियलाइजेशन अकाउंट छोटा सा ही बनाना, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया ही नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट, इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट। और ये जो इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट है, इस पे दो कॉलम, एक नंबर ऑफ शेयर और एक अमाउंट। ओके, रेडी?
रेडी, स्टार्ट करें। चल, सबसे पहला स्टेप नंबर वन, ट्रांसफर बैलेंस शीट बुक वैल्यू। ठीक है। तभी सेलिंग कंपनी के बुक में असेट साइड में है सन्ड्री असेट्स, वो रियलाइजेशन में डाल देंगे। सन्ड्री असेट्स 3,50,000। उसके बाद में है 10,000 शेयर्स इन बी लिमिटेड, वो इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। 10,000 शेयर्स है और अमाउंट है 1 लाख। नेक्स्ट है लायबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, रिजर्व 55,000। लास्ट है कि क्रेडिटर्स, या तो सन्ड्री लायबिलिटी लिख के उसके अंदर क्रेडिटर्स लिखो या तो डायरेक्ट क्रेडिटर्स लिखो, क्योंकि सिंगल आइटम है। सन्ड्री लायबिलिटी करके हेडिंग नहीं दिया तो भी चलेगा। डन। चलो अभी नेक्स्ट, पीसी रिसीवेबल एंड पीसी रिसीव। तो पीसी रिसीवेबल है 2,55,000। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगा बताओ। बी लिमिटेड टू रियलाइजेशन। तुम लोग को प्रैक्टिस की बहुत भयानक जरूरत है। 255 यहाँ पे बाय बी लिमिटेड, 255। बहुत टाइम जाता है, 1.5 से 2 घंटा मिनिमम एक संग को जाता है। एग्जाम में, एग्जाम में तो ये लास्ट में ही रखने का, क्योंकि ये काफी लेंदी होता है। तो अगर सम छोटा है, जैसे सिर्फ बैलेंस शीट वगैरह बनाना तो बात अलग है, अदरवाइज एंट्रीज वगैरह सब रहेगा तो उसको लास्ट पे लेने का, पहले लेने का है। तो मैं बताऊंगा दोनों को पूरा, पेपर कैसे लिखना है, फ्लो कैसे रखना है वगैरह। चलो, तो ये हो गया पीसी रिसीवेबल। ठीक है, अभी पीसी रिसीव्ड 2,55,000 का अपने को शेयर्स मिलेगा। तो बाय इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड, अरे इसका जर्नल बताओ, तुम लोग का वही सबसे रिवाइज होते जाएगा। पीसी रिसीव्ड का इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड टू बी लिमिटेड, टू बी लिमिटेड। अब देखो यहाँ पे 21,250 शेयर्स मिल रहा है 12 रुपए पे। तो 21,250 इंटू 12 यानी कि 2,55,000। ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट,
3A सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर। एक ही असेट है जो टेक ओवर नहीं हुआ, लेकिन वो सेल नहीं करना है, वो इक्विटी वाले लेके जाने वाले। नेक्स्ट 3B पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर, नॉट एप्लीकेबल। क्रेडिटर्स है टेक ओवर हो गए। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है। 4 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये अकाउंट को क्लोज करो और जो भी बैलेंस आएगा वो इक्विटी वालों को दे दो। 31,250। 3,55,000। चलो अभी नेक्स्ट रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये क्लोज करो। क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? कुछ भी नहीं है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा। अभी नेक्स्ट इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, ठीक है, उस पर तो जर्नली लिखना है। और उस पर कुछ नया पार्ट है क्या परचेजिंग के बुक में? कुछ भी नहीं, ठीक है। नया पार्ट कुछ नहीं है इन रिलेशन टू दिस केस, ठीक है। तो रेगुलर जो एंट्रीज है वही पास कर, ठीक है। तो हेडिंग दे दो इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल। चलो पहला एंट्री असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करेंगे, तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट 3,50,000। इसमें डिफरेंस जीरो है, तो एक लाइन स्किप नहीं किया तो भी चलेगा। टू क्रेडिटर्स 95,000। अभी अपन रिकॉर्ड करेंगे पीसी, ठीक है। पीसी में 21,250 शेयर इश्यू करे 12 रुपये पे, तो 21,250 इंटू 10, और वो जाएगा इक्विटी में, और 21,250 इंटू 2 वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 21,250 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 21,250 इंटू 2।
ठीक है, तो ये हो गया पीसी। डिफरेंस है जीरो, तो गुडविल या कैपिटल लीजर कुछ नहीं आएगा, एंट्री मैच होना चाहिए। क्लियर? चलो अभी सेकेंड एंट्री, जो एडिशनल ट्रांजेक्शन दिया रहेगा वो अपने को कवर करना है। सबने बोला है कि बी और डी या डी और बी ऐसे को दिया है ना। कितना अमाउंट है? 20,000। यानी कि वो ओड, यानी कि वो डेटर क्रेडिटर का अमाउंट बता रहे हैं। ठीक है, तो वो डेटर क्रेडिटर अपने को क्रॉस कैंसिल करना है। एंट्री क्या आएगा? क्रेडिटर टू डेटर, लाइबिलिटी टू असेट, कॉमन एंट्री याद करने का। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 20,000। स्टॉक रिजर्व वाला एंट्री तुम लोग लिखो। लिखा एंट्री? बताओ क्या आया एंट्री? अदर इक्विटी टू इन्वेंट्री। ओके, और अमाउंट? 5,000। तुम लोग ने क्या लिखा? गुडविल टू स्टॉक रिजर्व। गुडविल टू स्टॉक रिजर्व है। ठीक है, अपना जो एंट्री है ना, जो एंट्री है वो आता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लोग को कैपिटल रिजर्व आया रहता तो तुम लोग कैपिटल रिजर्व को यहाँ पे एडजस्ट करते। लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल रिजर्व है ही नहीं, तो तुम लोग को नया क्रिएट करना है, तो गुडविल ही क्रिएट करना पड़ेगा, वरना कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एंट्री बनेगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। और कितने का गुड्स बेचा था? कितने में? 30,000 में। और ये टर्म्स क्या था? प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 20, यानी कि ये 120। तो 20 दोनों को फाइन करना है, 5,000 आया ना, तो 5,000 का एंट्री लिखना पड़ेगा। समझा? चलो अभी अपना लास्ट पार्ट वो आएगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इस पर बहुत हॉरिबल बनेगा क्योंकि सन्ड्री असेट्स ब्रेकअप दिया नहीं। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कैसे देना वो सोचना पड़ेगा।
चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी बैलेंस शीट में फर्स्ट असेट्स, उसमें सन्ड्री असेट्स, ब्रेकअप देने का ही नहीं। नोट नंबर 1, असेट्स पे सन्ड्री असेट्स। क्योंकि सन्ड्री असेट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि करंट असेट और नॉन करंट असेट का ब्रेकअप ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो एक ही हेडिंग सन्ड्री असेट, नोट नंबर 1। अब सन्ड्री असेट का नोट बनाते हैं। सन्ड्री असेट में पहले अपन दोनों कंपनीज के असेट्स को ऐड करेंगे, 750 प्लस 350, 11 लाख। ठीक है, 750 प्लस 350 दोनों कंपनीज के असेट्स को ऐड किए। अभी इसी में ही तुम लोग के जो एडिशनल एंट्रीज हमने लिखा ना, उसका इफेक्ट दे रहा है। जैसे डेटर क्रेडिटर क्रॉस कैंसिल किया, तो डेटर अलग से तो है नहीं अपने पास, तो वो डेटर इसी में इंक्लूड रहेगा ना। एक इफेक्ट आएगा डेटर से लेस, एक इफेक्ट आएगा क्रेडिटर से लेस। तो डेटर का लेस करने वाला इफेक्ट अपने को यहाँ पे ही देना पड़ेगा। पॉइंट समझा? ठीक है, तो इसी के नीचे लेस इंटर कंपनी डेटर्स, कितना अमाउंट था? तो ये हमने सेकेंड एंट्री का इफेक्ट दे दिया। ये जब ये ऐड किया तो फर्स्ट एंट्री का इफेक्ट आ गया। ठीक है, सेकेंड एंट्री में इंटर कंपनी डेटर्स है, वो हमने क्रॉस कैंसिल किया। अब थर्ड एंट्री जो है वो है गुडविल टू स्टॉक रिजर्व। गुडविल अदर असेट में है, यानी कि सन्ड्री असेट में इंक्लूड होगा, क्योंकि कोई ब्रेकअप ही नहीं है ना अपने पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वगैरह का। तो गुडविल को अपने को इसके अंदर ही कवर करना पड़ेगा। और स्टॉक रिजर्व वो स्टॉक से माइनस होता है। स्टॉक कहाँ पे है? तो वो सन्ड्री एसेट में ही है। अलग से स्टॉक नहीं है ना कि अपन वहां से माइनस करके प्रेजेंट करें। तो अपने को सन्ड्री एसेट में ही स्टॉक है, उसी में से ही स्टॉक रिजर्व माइनस करना है। पता चला? ठीक है, तो एक लेस स्टॉक रिजर्व। ठीक है, कितना अमाउंट आया था? 5000 था ना। और गुडविल का अगर तुम लोग को चाहिए तो सन्ड्री एसेट के नीचे तुम लोग गुडविल अलग से शो करना चाहते हो बैलेंस शीट में, वो कर सकते हो। या तो सन्ड्री एसेट में ही गुडविल को भी इंक्लूड कर, क्योंकि अपने को सन्ड्री एसेट का ब्रेकअप नहीं पता है कि इस पे क्या क्या है। ठीक है, तो गुडविल को भी उसी में ऐड कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो अगर गुडविल को इसी में इंक्लूड किया तो गुडविल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक असेट बढ़ेगा ना। पता चला? ठीक है, तो गुडविल, चलो टोटल ले लो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल।
चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑथोराइज दिया है क्या? इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब इस पे ऑलरेडी कितना शेयर है इसका? 5 लाख रुपीज का है। और हमने कितने का इश्यू किया? तो 2,12,500 का इश्यू किया। ये प्रीमियम के साथ है, 21,250 × 10। ठीक है, तो वो दोनों को ऐड करके अपना इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। तो इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 इंच कितना होगा? 7,12,500। 7,12,500। डन। सीओडीसी का नोट लिख दो। आउट ऑफ द अबाउट 21,250 शेयर्स, आउट ऑफ द अबाउ 21,250 equity shares were issued in the scheme of amalgamation for consideration other than cash. चलो अभी नेक्स्ट, अदर इक्विटी। नोट नंबर 3। इस पे ऑलरेडी इसका रिजर्व कुछ दिया है ना? रिजर्व ऑफ बी लिमिटेड कितना है? 1 लाख। अब एनए में तो कोई रिजर्व आता नहीं है। ठीक है, पीसी में ये जो 2 रुपए का है वो प्रीमियम आएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 21,250 × 2। ये हो गया पीसी का। अभी डिफरेंस, डिफरेंस पे अगर कैपिटल जो आया रहेगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, वो नहीं है। बाद में याद करने का, एडिशनल एंट्रीज 2 जगह पे कैपिटल जो अफेक्ट होता है। पहला, अगर सेलिंग कंपनी का प्रिलिमिनरी मीन से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हमने पे किया तो वो एक एंट्री आता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व टू कैश और बैंक। ठीक है, तो वो एक इफेक्ट यहाँ पे आता है। और दूसरा कि अगर स्टॉक रिजर्व रिकॉर्ड किया रहेगा तो उसका इफेक्ट आएगा अगर कैपिटल रिजर्व रहेगा तो। अब ये सब में हमने जो स्टॉक रिजर्व है वो गुडविल के सामने लिखा है, इसके लिए उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो क्या क्या याद करने का, पहले परचेजर का रिजर्व लिख देने का, जैसे है वैसे ही सेम है। उसके बाद में एनए में कभी कोई रिजर्व नहीं रहेगा। पीसी पे आने का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में लिख देने का। डिफरेंस पे आने का कैपिटल रिजर्व जो भी रहेगा वो इनर कॉलम में लिख देने का। बाद में 2 एंट्रीज याद करने का, पहला प्रिलिमिनरी सॉरी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेलिंग कंपनी का पे किया क्या, और दूसरा स्टॉक रिजर्व रिकॉर्ड किया क्या। ये दोनों का प्लस माइनस करने का, और फाइनली जो अमाउंट आएगा वो दोनों का टोटल रिजर्व है। समझा? तो 142,500। नेक्स्ट, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पे। ठीक है,
तो नॉन करंट लायबिलिटी का सिर्फ हेडिंग देने का, सामने कुछ लिखने का नहीं, डायरेक्टली करंट लायबिलिटी पे आ जाए। तो नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, अब ये मेरे पास अभी जगह नहीं है इस पे। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। डायरेक्टली दोनों कंपनीज का ऐड करो, 150 प्लस 95 ब्रैकेट में लिखना, लेकिन या फिर नोट बनाना तो नोट बना दो, वो बेटर रहेगा। नोट ही बना दो। नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल्स, उसपे क्रेडिटर्स, दोनों का ऐड करके 150 प्लस 95, 245 लेस इंटर कंपनी क्रेडिटर्स 20,000, तो 225। टैली हो रहा है क्या देखो। तो सीए वालों के लेजर अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है सेलिंग कंपनी के लेजर। तो होता यह है कि जो अपन इक्विटी शेयर इन परचेसिंग कंपनी का लेजर लिखा, तो उसमें हमने पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा। ठीक है, कितना शेयर था, आई थिंक 10,000 शेयर था ना, और 1 लाख रुपया अमाउंट था, यानी कि पर शेयर वैल्यू कितना हुआ, तो 10 रुपया हुआ। हम लोग को जो नया शेयर मिला वो 12 पे मिला। तो हमने क्या किया, टोटल किया शेयर्स का, 31,250 शेयर्स आया, और वो हमने जो भी बैलेंस फिगर आया उसके ऊपर हमने दे दिया इक्विटी वालों को। ठीक है। सीए वाले ऐसे नहीं करते, सीए वाले क्या बोलते हैं कि जब भी तुम लोग वो शेयर दोगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 12 रुपये पे दो। 10 तो पुराना वैल्यू है, 12 रुपये पे दो। ठीक है। तो क्रेडिट साइड में जब भी तुम लोग लिखोगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो तुम लोग नंबर ऑफ शेयर में लिखोगे 31,250, लेकिन अमाउंट बैलेंस से फिगर नहीं लोगे। नंबर ऑफ शेयर बैलेंस से फिगर आया 31,250, अमाउंट बैलेंस से फिगर नहीं आएगा। वो 31,250 इंटू 12 रुपया आएगा। ठीक है। तो अमाउंट 355 के जगह पे ज्यादा आएगा। समझा। अब वो अकाउंट तो टैली नहीं होगा। ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा रुपीस कॉलम में, वो दोनों रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, वो टू साइड में भी आ सकता है, बाय साइड में भी आ सकता है। वो जो भी आएगा रियलाइजेशन में जाएगा, और बाद में रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है लॉस है वो इक्विटी में ट्रांसफर कर। और देखा जाए तो वो लोग का ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि जैसे परचेजर के पास सेलिंग का शेयर है ना, तो हमने उसको रीवैल्यू किया था। तो वैसे सेम अगर सेलर के पास परचेसिंग का शेयर है, तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस गलत आ रहा है ना यहाँ पे। एक्चुअली जो पीसी है वो अपना 31,250 शेयर्स के हिसाब से आना चाहिए। पीसी आया 21,250 के हिसाब से, और हमने उसको रियलाइजेशन में लिख दिया। ठीक है। तो जो 10,000 शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी रियलाइजेशन में जाना चाहिए आइडियली, क्योंकि वो भी एक गेन है ना। अपने को पहले के भाव में शेयर मिला था, अभी उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, तो वो भी एक गेन हुआ जो इक्विटी वालों को मिल रहा है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। पता चला। तो वहां पे वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। लकीली ये वैरायटी एग्जाम में ज्यादा आता नहीं है, इसके लिए अपने को ज्यादा टेंशन नहीं है, जो सीखा है वही तुम्हें फॉलो करके आ। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में अब ये अमालगमेशन में जो काम करता रहेगा वो बता पाएगा, मैंने तो अमालगमेशन में कभी काम किया नहीं।